स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि तैयारी इसकी हद तक नहीं करते, 13-14 को इग्नोर कर देते हैं और पकड़ हो जाती है। सम टाइम बंदा ऐसा पेपर में फंसता है कि फिर दिल करता है कि कहीं ये पढ़ लिया होता तो फ़ायदा दे जाता। ठीक है, जब आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे होते हैं तो फिर आपने बिल्कुल किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं करनी किसी एक सेक्शन के ऊपर। आपने इस कदर कंप्लीट होके जाना है कि आपके पास जो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे पूरे हैं, सेक्शन हर एक प्रिपेयर है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला सेक्शन जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में इतनी नहीं तो ये पेपर में भी नहीं आएगा। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम के लिए जाते हैं फिर आपने मेंटली ऐसे प्रिपेयर होकर जाना कि कोई भी सब्जेक्ट जो है उसमें से एक सेक्शन भी ऐसा नहीं जो मिस हो। तैयारी तो फिर इसी को कहते हैं ना। ठीक है, ये 2015 में आया, इसी उस वक्त मैंने पेपर दिया, उस वक्त उसी साल मैंने पास किया था ये, और मैं फॉर्चुनेटली ये याद करके गया हुआ था। सम टाइम उस वक्त ये क्या था कि मोड्स पूरा एक क्वेश्चन आ गया सीपीसी के अंदर, पूरे मोड्स ऑफ समन पूछ लिए गए। हम अमूमन क्या करते हैं, ऑर्डर 5 याद किया और अल्लाह खैर सलाह बाकी किसी मोड की तरफ देखे ही ना। इसी तरह ये सेक्शन 13 और 14 है, हम पढ़ते पढ़ते जब रेस यूडी काटा के आगे जाते हैं जुरिस्डिक्शन के ऊपर छलांग लगाते हैं तो 2 स्किप कर देते हैं। तो जब क्वेश्चन आ जाता है सामने फिर बंदा कहता है यार देख लेते तो अच्छा था। अब आप इसको सिर्फ इसका ओवरव्यू ले लें। जनरल रूल ये है कि फॉरेन जजमेंट जो है ये कंक्लूसिव होती है। आप पाकिस्तानी किसी कोर्ट के सामने फॉरेन जजमेंट ला कर रख दें, वो ये समझेगी कि ये बिल्कुल करेक्ट है, सही है, इसमें किसी किस्म की कोई इनकरेक्टनेस नहीं है। ठीक है, ये हो गया जनरल रूल। लेकिन 6 विशिएटिंग फैक्टर हैं सेक्शन 13 में। अगर उनमें से एक इंग्रेडिएंट या एक विशिएटिंग फैक्टर भी फॉरेन जजमेंट को हिट करता हो तो वो जजमेंट कंक्लूसिव नहीं हो। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फॉरेन जजमेंट होती क्या है। आपको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आप डेफिनेशन वाला जो पोर्शन है सेक्शन 2 वो बड़े ध्यान से याद कर लीजिएगा। आपकी आधी सीपीसी के जो बेसिक क्वेश्चन हैं, जो आपके माइंड में क्वेरीज आ जाती हैं कि जी ये फलां चीज़ क्या है क्या, वो आपको सेक्शन 2 की डेफिनेशन पढ़ने के बाद क्लियर हो जाती है। सेक्शन 2 जो है उसकी अंदर ही फॉरेन जजमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है। फॉरेन जजमेंट का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान की हदूद से बाहर के किसी कोर्ट ने पास की है, ना वो ऐसी कोर्ट हो जिसको पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया। आपने लास्ट जब पढ़ा था उस वक्त ये भी चीज़ सामने आई थी कि ऐसी अदालतें जो पाकिस्तान की हदूद से बाहर इस्टेब्लिश हैं, अगर फेडरल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की हैं तो उनकी कम्पिटेंसी पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही है जैसे वो फेडरल गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के अंदर ही बनाई हुई है। लेकिन ऐसी कोर्ट्स जिनके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, जुडिशरी का बिल्कुल कोई इन्फ्लुएंस ना हो, ना इस्टेब्लिश करने में और ना वो पाकिस्तान की हदूद के अंदर हो, उसको हम कहते हैं फॉरेन जजमेंट। ठीक है, अब जो फॉरेन जजमेंट है वो जब पाकिस्तान में एग्जीक्यूट होने के लिए आती है तो उसका तरीकाकार उन्होंने सेक्शन 13, 14 और सेक्शन 44A सीपीसी के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि सेक्शन 13 जो है ये जनरल रूल दे रहा है कि फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होती है। जैसे ही कोर्ट के सामने आ गई, कोर्ट समझेगी कि ये बिल्कुल दुरुस्त जजमेंट है, अब इसके ऊपर एग्जीक्यूट करना है। ठीक, लेकिन उसको परखा जाता है 6 चीज़ों के ऊपर। डेफिनेटली जो बंदा कोर्ट के अंदर वो जजमेंट लेके आता है उसके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए उसकी अपोनेंट पार्टी ही उसको चैलेंज करती है। ये वो 6 विशिएटिंग फैक्टर है। मैं जो लफ्ज़ बोल रहा हूँ विशिएटिंग फैक्टर, ये आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा होगा। विशिएटिंग फैक्टर, विशिएटिंग फैक्टर्स उन चीज़ों को कहते हैं जो किसी चीज़ की अथेंटिसिटी को कम करते हैं, उसकी वैल्यू को ख़त्म करते हैं, उसकी वैलिडिटी को ख़त्म करते हैं, उसको कहते हैं विशिएटिंग फैक्टर्स। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट में उसके इंग्रेडिएंट पढ़े थे, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी होती है, प्री कॉन्सेंट होता है, ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन, ये वो। अगर उनमें से
वो फ्री कॉन्सेंट के अंदर जो 5-6 चीज़ें हैं वो अगर उसको हिट करे, कोर्सिव है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, तो ये विशिएटिंग फैक्टर थे जो फ्री कॉन्सेंट को ख़त्म कर देते हैं कि कॉन्सेंट फ्री नहीं है। इसी तरह इसमें 6 विशिएटिंग फैक्टर्स हैं जो कंक्लूसिवनेस को ख़त्म कर देते हैं फॉरेन जजमेंट। सबसे पहला जो विशिएटिंग फैक्टर है वो है कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर फॉरेन जजमेंट जो है वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पास नहीं की तो वो कंक्लूसिव नहीं है। ठीक है, पहला इंग्रेडिएंट क्या है या आपका विशिएटिंग फैक्टर क्या है? नॉट प्रोनाउंस्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। इसको हम देख लेते हैं कि कॉम्पिटेंट कोर्ट कैसी होती है। कॉम्पिटेंसी के लिहाज से 3-4 चीजें हैं जो ज्यूरिसडिक्शन में आता है। उसमें आप पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन उसकी देख लें, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन देख लें, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन देख लें, और इसके अंदर एक और बात है कि अगर उसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड किया गया हो, रेसिप्रोकेटली आगे कॉन्ट्रैक्ट आएंगे उसकी बेस पे, तो फिर तो वो कॉम्पिटेंट कोर्ट है। अदरवाइज वो कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है। अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कोई जजमेंट, जिसको हम फॉरेन जजमेंट कहते हैं, पास नहीं की, तो वो वाली जजमेंट पाकिस्तान में किसी सूरत एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, ना उसको कहा जा सकता है कि वो कंक्लूसिव। दूसरा जो है वो है आपका, ये सीपीसी लेके आते हैं अपनी बुक तो पास। सेकंड है where it is not been given on the merit of case। मेरिट, अब ये जो लफ्ज मेरिट है, मेरिट का मतलब ही ये है कि अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोनाउंस की गई हो जजमेंट। अब इसका स्कोप बड़ा वाइडर किस्म का है। मेरिट के ऊपर केस डिसाइड हुआ है कि नहीं हुआ। मेरिट जहां लॉ की वायलेशन होती है, चाहे वो सब्सटेंटिव लॉ हो या प्रोसीजरल लॉ हो, तो हम कहते हैं कि ये वाली जजमेंट मेरिट के ऊपर पास नहीं की गई। जिस कोर्ट के पास वो केस चला है, फॉरेन कोर्ट के पास वो केस चला है, अगर उसने रेलिवेंट लॉ को अप्लाई सही तरीके से नहीं किया या उसने प्रोसीजर को सही सेंस में अप्लाई नहीं किया, तो ये कहा जा सकता है कि वो जजमेंट मेरिट पे नहीं आई। अगर फॉरेन जजमेंट मेरिट पे ना हो तो वो कंक्लूसिव नहीं होती। दूसरी ग्राउंड। तीसरी बात जो है इसमें वो है इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन ना हुई हो। आप लोगों ने जब पार्ट 2 में थे, आपने इंटरनेशनल लॉ डिटेल से पढ़ा, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेटरी थ्योरी होती है। अगर ऐसा लॉ इंटरनेशनल किसी भी कन्वेंशन में बने और आपने उसको बतौर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंट्री उसको इंडोर्स किया, उसके ऊपर सिग्नेटरी हैं आप, तो फिर आप उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अपने लॉ के अंदर। ये आपको सिर्फ एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ। अगर आप समझते हैं कि इस फैसले के अंदर किसी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हुई है, तो फिर वो वाली जजमेंट कंक्लूसिव जजमेंट या कंक्लूसिव फॉरेन जजमेंट नहीं होगी। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म करना होता है कि एक लॉ फर्ज करने, टोक्यो कन्वेंशन जब हुई थी तो उसमें एक पूरी वर्ल्ड की कन्वेंशन हो गई। हाईजैकिंग का फर्स्ट टाइम इंसिडेंट अपीयर हुआ, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसने उसके ऊपर कन्वेंशन बुला ली कि जनाब ये एक नई चीज़ सामने आई है, इसके ऊपर लॉ मेकिंग होनी चाहिए। उस कन्वेंशन पास हुई, उसमें जितने भी सिग्नेटरी थे उन्होंने आके क्या किया, अपने अपने रेलिवेंट लॉ में उस चीज़, उस सेक्शन को इंसर्ट कर दिया। इसी तरह हमने अपने पीपीसी के ऊपर भी 402, 403 के अंदर हाईजैकिंग को इंसर्ट कर दिया। ये होता है इंटरनेशनल लॉ वो बना था उस कन्वेंशन के तहत, उसको आपने सिग्नेटरी करके वहां से ट्रांसफॉर्म करके अपने लॉ में ले आए। अब आप उस लॉ के ऊपर वायलेशन हो जाए, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, आप कहते हैं कि हाईजैकिंग ऑफेंस है, अगर वो फॉरेन कोर्ट कह दे, ये वैसे तो हम मिसाल देने के लिए कर रहा हूँ, वैसे सिविल केसेस है, लेकिन मैं आपको मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगर फॉरेन जजमेंट में ऐसा कोई आता कि हाईजैकिंग बिल्कुल लीगल है, तो हमारी वाली कोर्ट उसको एक्सेप्ट ना करती। वो कहती क्योंकि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, कन्वेंशन हुई थी, हम सिग्नेटरी हैं, हम तो ये हाईजैकिंग को इलीगल समझते हैं, ऑफेंस समझते हैं, तो हम तो इसको इंडोर्स नहीं करेंगे इस फॉरेन जजमेंट को।
इसकी समझ आ गई आपको? ट्रांसफॉर्मेशन ये होती है, इंटरनेशनल लॉ से आप जो लॉ उठा के अपने म्यूनिसिपल लॉ में ऐड कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, उसका बेसिकली नाम। अगर ऐसी फॉरेन जजमेंट जो इंटरनेशनल रूल्स या लॉ की वायलेशन में पास की गई हो तो वो भी कंक्लूसिव जजमेंट नहीं होती। चौथी बात है इसमें, हाँ सेकंड में, अगर वो पाकिस्तानी किसी लॉ के अपोज है, ठीक, मिसाल आप इसको दे देता हूँ, ज्यादा चीजें अंडरस्टैंड होती हैं अगर आप मिसाल दे देते हैं। फर्ज करें इंग्लैंड में केस चलता है, पार्टीज के दरमियान दो जो है ये आपकी ड्रिंकिंग जो शराब है इसके ऊपर अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया दो फरीकों के दरमियान, तो वो उसके ऊपर किसी ने रिकवरी करनी है, तो वो पाकिस्तान में तो लॉ उसकी इजाज़त नहीं देता कि आप एक इलीगल या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करें। अगर आपको पेमेंट नहीं हुई तो आप कोर्ट में चले जाएं और कोर्ट को जाके ये कहें कि जनाब इसने मुझसे इतनी चीज़ें, ये शराब की बोतलें या फलां चीज़ ली थी, अब ये मुझे पेमेंट नहीं कर रहा इसलिए मैं कोर्ट में आ गया। तो आपकी कोर्ट तो उसको बिल्कुल कंसीडर ही नहीं करेगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही अनलॉफुल है। बेस क्या है? ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है। लेकिन अगर फर्ज करें इंग्लैंड की कोर्ट में ये सारा कुछ लीगल है कि अगर आपने पेमेंट दी है और आपने चीज़ें खरीदी थी उसने भेजी नहीं है, तो आप उसकी बेस पे पाकिस्तान के लॉ की वायलेशन कर रहे हैं। आप उस वाली जजमेंट को पाकिस्तान में ला के एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। वहाँ तो हो गया, वहाँ तो लीगल होगा इंग्लैंड के अंदर कि जनाब अगर शराब के किसी ने पैसे आपको नहीं दिए तो आप उससे रिकवरी कर सकते हैं। अब उस जजमेंट को आप यहाँ रिकवरी के लिए लेके आएंगे तो पाकिस्तानी लॉ तो उसको इंडोर्स नहीं करता, वो कहता है जो सब्जेक्ट मैटर था वो ही इलीगल था, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर एग्जीक्यूशन हो ही नहीं सकती। ये दूसरी चीज है उसमें कि अगर वो पाकिस्तान के लॉ के अगेंस्ट जजमेंट है, यहाँ प्रिवेल नहीं करती, तो उसको भी कंक्लूसिव हम नहीं कह सकते। और आगे पांचवा है, अगर नेचुरल जस्टिस के अपोज है। नेचुरल जस्टिस एक वर्ड छोटा सा है लेकिन इसके अंदर तीन चीजें जम हुई हुई हैं। नेचुरल जस्टिस का कभी क्वेश्चन आपको कोई पूछ ले कि व्हाट इज नेचुरल जस्टिस, तो सबसे पहले जो चीज माइंड में आती है वो ये है किसी ना किसी को कंडेम्ड अनहर्ड किया गया। तीन नेचुरल जस्टिस होते हैं, ये कहीं अपनी डायरी पर लिख लीजिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है व्हाट इज नेचुरल जस्टिस, तो माइंड में नहीं रहता। नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, पहला नेचुरल जस्टिस है, पूरी दुनिया का लॉ है, किसी भी कंट्री में चले जाएं, इसलिए इसको नेचुरल जस्टिस कहते हैं। किसी को सुने बगैर उसके अगेंस्ट डिसीजन नहीं दिया जाता। ठीक हो गया। दूसरा है नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन काज, ऐसा बंदा किसी केस को नहीं सुनेगा जिसका खुद एलिगेशन उसके अंदर मौजूद हो। ठीक है, ये पूरी दुनिया के अंदर लॉ एप्लीकेबल है, इसलिए इसको नेचुरल जस्टिस कहते हैं। और तीसरा है नो वन शुड बी अबव और बिलो, एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, आप कह रहे हैं। ये तीन जो मैक्सिम हैं, ये तीन जो डॉक्ट्राइन है बेसिक्स, इनको कहते हैं नेचुरल जस्टिस। अगर इन तीनों की बुनियाद पे कोई फॉरेन जजमेंट पास की गई है, अगर किसी को सुना नहीं गया और फॉरेन जजमेंट उसके अगेंस्ट पास कर दी गई है, या ऐसे जज ने पास की है जिसकी ऊपर खुद एलिगेशन था लेकिन उसने जजमेंट प्रोनाउंस कर दी, या वहाँ इक्वालिटी नहीं की गई, तो वो हिट कर देगी नेचुरल जस्टिस। ठीक हो गया। अगर कोई फॉरेन जजमेंट नेचुरल जस्टिस की जद में आ जाए तो उसको हम कंक्लूसिव जजमेंट नहीं कहते। इससे अगली बात जो है वो है फ्रॉड। अगर उस जजमेंट को हासिल करने में बेनिफिशियरी पार्टी ने फ्रॉड कमिट किया हो तो फिर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते, ना आप उसको कह सकते हैं कि ये कंक्लूसिव जजमेंट है। ठीक है। अब फ्रॉड की जो डेफिनेशन है वो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताई कि एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट को हम फ्रॉड कहते हैं। यहाँ 12-2 वहाँ तो चलेगी नहीं क्योंकि फ्रॉड हो गया है, उनका अपना लॉ है, हमारा अपना लॉ है। अगर यहाँ की कोर्ट जिसके पास वो फॉरेन जजमेंट आई है और दूसरी पार्टी ये एलिगेशन लगाए कि जनाब ये वाली फॉरेन जजमेंट जो है ये फ्रॉड की बेस पे ली गई है, तो अब उसका तरीकाकार सेपरेट से अडॉप्ट किया जाएगा।
जो बंदा असर्ट करेगा कि फ्रॉड कमिट हुआ है वो एस्टेब्लिश भी करेगा, ठीक है। और अगर पाकिस्तानी कोर्ट को ये लगा आफ्टर एग्जामिनिंग कि ये फ्रॉड कमिट हुआ है, उसकी बेस पे ये फॉरेन जजमेंट ली गई है, तो फिर वो जजमेंट को कंक्लूसिव नहीं कहा जा सकता। और लास्ट पे है कि अगर वो उसका जो क्लेम था, जो फॉरेन कोर्ट के सामने जो क्लेम था, वो पाकिस्तानी लॉ की किसी भी लॉ की ब्रीच पे बेस करता था, ठीक है। ये सेम उसी तरह एग्जांपल है जो पीछे हमने इंटरनेशनल लॉ के साथ रिलेट करके पढ़ी है, ठीक है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन गया जो पाकिस्तान की किसी कानून के अंदर उसको बनाने की इजाज़त ही नहीं है। अगर आप बनाएंगे तो ब्रीच ऑफ लॉ होगा। अगर इस बुनियाद पे कोई भी जजमेंट फॉरेन आ जाए तो वो कंक्लूसिव कंसीडर नहीं होगी। अब जो मेन बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ ये है, जब भी फॉरेन जजमेंट पाकिस्तान के अंदर आती है, उसके ऊपर अमल दरामद होने के लिए आती है, तो अगर तो एग्जीक्यूशन होनी हो उसकी, हर फॉरेन जजमेंट की एग्जीक्यूशन नहीं होती। 3 कोर्सेज हैं जिसकी बेस पे फॉरेन जजमेंट जो है वो डील होती है पाकिस्तान में। एक तो छोटा सा प्रोसीजर देख लें। फॉरेन जजमेंट जो है जब पाकिस्तान में आती है तो सबसे पहले पेश रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की जाती है। जो बंदा जिस जगह रिहाइश पजीर है, जहां वो टेम्पररी या परमानेंटली रिजाइड करता है, सबसे पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास वो फॉरेन जजमेंट लेके जाता है। अब इसके 2 तरीके हैं आगे से। अगर कोई जजमेंट कोर्ट के पास आ गई है तो करना क्या है इसके ऊपर। सेक्शन 44A है सीपीसी के अंदर। अगर उसके मुताबिक ये वाली डिक्री, ये वाली जजमेंट एग्जीक्यूट होने के काबिल होगी तो फिर सूट नहीं चलेगा, फिर डायरेक्टली डिक्री एग्जीक्यूट होगी। वो आपको मैं 44A थोड़ा बाद में बताता हूँ। और अगर 44A के मुताबिक वो फॉरेन जजमेंट नहीं तो फिर उसके ऊपर सूट चलेगा। आप जब एक प्लेन ड्राफ्ट करेंगे, उसके अंदर उस फॉरेन जजमेंट को काज ऑफ एक्शन बनाएंगे कि जनाब बाहर की कोर्ट में फलां बंदे के साथ मेरा ये काज या क्लेम चला था, उस कोर्ट ने मेरी फेवर में ये डिसीजन दिया है, अब मैं इस कोर्ट के सामने लेके आया हूँ क्योंकि ये 44A के तहत एग्जीक्यूटेबल नहीं है। प्रॉपर केस चलेगा। उस केस चलने के अंदर उसको जो आप प्लेन के अंदर ग्राउंड बनाएंगे, जो काज ऑफ एक्शन आपका होगा, वो सारे कॉन्टेक्ट उस फॉरेन जजमेंट के होंगे। जो वहाँ डिसाइड हुआ है वही आप अपने इस प्लेन के अंदर लिखेंगे। कोर्ट उसको प्रॉपर हेयरिंग देने के बाद, प्रॉपर हेयरिंग का मतलब फिर सेक्शन 13 ही है। सेक्शन 30 के ऊपर उसको परखेगी कि ये जजमेंट जिसकी बेस पे ये प्लेन फाइल की गई है, क्या ये जजमेंट हिट बाय विशिएटिंग फैक्टर मेंशन्ड इन सेक्शन 13 तो नहीं है। ये कोर्ट ये डिस्कस कर सकती है। क्यों? प्लेन है। प्लेन पे आप प्री डिक्रेटल क्वेश्चन को डिसाइड कर सकते हो। सेक्शन 47 आपकी कभी नज़र से गुजरा हो, ये सीपीसी का, जहां डिक्री एग्जीक्यूट होती हो तो अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप सिर्फ पोस्ट डिक्रेटल क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हो। डिक्री पास होने के बाद जो सवाल पैदा होगा, सिर्फ सवाल आप या ऑब्जेक्शन उसकी हद तक रेज कर सकते हो। केस डिक्री होने से पहले पहले कोई भी पॉइंट है आप उसके ऊपर क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। लेकिन फॉरेन जजमेंट की बुनियाद पे अगर कोई प्लेन ड्राफ्ट होके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने आ जाती है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि उसको सेक्शन 13 के विशिएटिंग फैक्टर पे पहले तोल ले, नाप ले उसको कि क्या कहीं उस 6 फैक्टर में से किसी एक ने हिट तो नहीं किया। अगर ये हो गई मेंटेनेबिलिटी, जैसे सूट फाइल हुआ, सबसे पहले कोर्ट किसकी तरफ देखेगी? सेक्शन 13 की तरफ, मेंटेनेबिलिटी। अगर तो सेक्शन 13 के किसी एक विशिएटिंग फैक्टर ने उस फॉरेन जजमेंट को हिट किया, मेंटेनेबिलिटी पे ही उस फाइल करने वाले का सूट उड़ जाएगा। ठीक, अगर पता चला कि कंक्लूसिव है, ठीक, ये सारी एग्जामिनेशन हो गई, कंक्लूसिव है,
और कंक्लूसिव होने के बाद इसको ऑटोमेटिकली सेक्शन 44A में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। इसकी अब एग्जीक्यूशन होगी, क्योंकि वो जो टेस्ट था, एग्जामिनेशन का वर्ड मैंने बोला, मैंने ट्रायल कहीं भी नहीं कहा कि हर प्लेन के ऊपर ट्रायल होगा। इसका चूंकि स्पेशल प्रोसीजर है, ये नहीं होगा कि प्लेन फाइल हुई है अब इसके ऊपर इश्यूज फ्रेम होंगे, इशू फ्रेम होने के बाद एविडेंस आएगी। सेपरेट सूट चलाना चाहो तो आप चला सकते हो, लेकिन जब आप फॉरेन जजमेंट की बेस पे चलते हो, कोर्ट के पास लिमिटेड सा क्राइटेरिया, वो सेक्शन 13 और 14 है, और या 44A है। उसके ऊपर सेक्शन 13 को इन्वोक कर लिया, चेक कर लिया कि विशिएटिंग फैक्टर इसको हिट तो नहीं कर रहे। अगर पता चला हिट नहीं कर रहे, आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑटोमेटिकली सेक्शन 44A के अंदर, फिर अब उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक, अगर हिट कर रहा है तो वो उसके ऊपर एविडेंस आएगी। पता चला जी फ्रॉड कमिट हुआ है, एक बंदा अलेज कर रहा है जी फ्रॉड कमिट हुआ है। अब फ्रॉड कमिट अलेज करने वाले को प्रॉपर हियरिंग दी जाएगी तो भाई एविडेंस ले आओ। अब यहाँ उस तरह का ट्रायल नहीं चलेगा, समरी नेचर होगी, लेकिन उसको फ्रॉड प्रूव करने के लिए कोजेंट या क्लिंचिंग एविडेंस लेके आना पड़ेगा। ठीक हो गया। दो तरीके आपने याद रखने हैं फॉरेन जजमेंट के। फॉरेन जजमेंट की बेस पे आप उसकी अमल दरामद करवाना चाहते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं, या आप उसके ऊपर डायरेक्ट एग्जीक्यूशन फाइल कर सकते हैं। एतराज एग्जीक्यूशन के ऊपर भी आ सकता है, सूट के ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन पता चल जाता है जब आपके पास फॉरेन जजमेंट आती है तो ऐसी कुछ कोर्ट जिनको ऑथोराइज किया है सेक्शन 44A में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, तो वहाँ सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब वहाँ चले जाते हैं हम। सेक्शन 44A में ये लिखा है कि जब भी कोई फॉरेन जजमेंट एग्जीक्यूट होने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आती है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसके ऊपर देख ले कि क्या ये रेसिप्रोकेटरी स्टेट की तरफ से आई है कि नहीं। अब रेसिप्रोकेटरी क्या है? ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। आपकी स्टेट ने अगर किसी और स्टेट के साथ कोई मुआहदा किया है, उसको हम कहते हैं स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ जो मुआहदा होता है उसको हमने पढ़ा हुआ है, ट्रीटी कहते हैं। अगर ऐसा कोई ट्रीटी मुआहदा है कि जनाब आपकी कंट्री की जो जजमेंट है वो अगर पास होगी तो उसकी एग्जीक्यूशन हम कर सकते हैं, अगर हमारे लॉ में वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई तो। और अगर पाकिस्तान ने ये इंडोर्समेंट की हुई है कि जी फलां कंट्री जो है उसकी तरफ से अगर कोई फॉरेन जजमेंट आई तो हम पाकिस्तान के ऊपर उसके ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे। अब अगर ट्रीटी मौजूद होगी तो आप उसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पब्लिश कर देंगे। हर साल फेडरल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करती है कि हमारी कौन सी रेसिप्रोकेटरी स्टेट्स हैं। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आपको फेडरल गवर्नमेंट की वेबसाइट से मिल सकता है। आपने देखना हो कि किन किन स्टेट की तरफ से अगर कोई फॉरेन जजमेंट आए तो हम उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो ये आपको ऑफिशियल गजट के अंदर देखी जा सकती है। अगर तो आपको लगता है कि ये इंग्लैंड जो है वो हमारे पैनल पे है, हमने उसको ऑफिशियल गजट में डाला हुआ है, ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, इंग्लैंड से अगर कोई जजमेंट आ जाती है एग्जीक्यूट होने के लिए, वो हमारे ऑफिशियल गजट के अंदर मौजूद है। ठीक, अब उसकी डायरेक्ट एग्जीक्यूशन होगी, वो एग्जीक्यूशन होगी 44A में। होगी क्यों? सूट की तरफ क्यों नहीं गए? क्योंकि ये रेसिप्रोकेटरी स्टेट की जजमेंट है जिसको हम इंडोर्स कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर हम डायरेक्ट एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक हो गया। अब अगर रेसिप्रोकेटरी स्टेट की तरफ से वो जजमेंट आई है फॉरेन, तो हम उसको 44 के अंदर ट्रीट करेंगे, 44A के अंदर। और अगर रेसिप्रोकेटरी की तरफ से नहीं भी फर्ज करें आए तो फिर उसको आप क्या कर सकते हैं, 30 के अंदर चेक कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहां पे भी, क्योंकि फॉरेन जजमेंट स्पेसिफिकली बस उन्हीं की तरफ से आनी चाहिए। ठीक है, फिर आप यही समझे, कॉमन सेंस की बात है, अगर रेसिप्रोकेटरी के अलावा से किसी कंट्री से आएगा तो फिर केस तो अल्टीमेटली पाकिस्तान में चला। अगर किसी ने कहा कि हमारे पैनल पर ये केस चलेगा, डेफिनेटली दूसरी पार्टी एलिगेशन लगा देती है, या कंपिटेंसी का लगा देती है, या फ्रॉड का लगा देती है, या कहती है मुझे पता ही नहीं है, सुना ही नहीं गया, नेचुरल जस्टिस की वायलेशन है। फिर प्रॉपर वो केस चलेगा। अब हमारी कोर्ट ने उसके ऊपर जजमेंट दे दी कि क्या ये वैलिड है कि नहीं है, फिर वो उसकी एग्जीक्यूशन करेगी। अब ट्रांसफॉर्म होगी 44A में। समझ आ गई आपको?
इसके आगे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो सेक्शन 14 में लिखी हुई है, सेक्शन 14 जो है वो ये कहता है प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट। आप में से बहुत सारे दोस्तों को पता होगा प्रिजम्पशन हम किसको कहते हैं। प्रिजम्पशन एक रूल ऑफ एविडेंस है, ये जहन में बिठा लें, कुछ चीजों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती। प्रिजम्पशन राह चलते कोई पूछ ले कि प्रिजम्पशन क्या होता है, हम मफरूजे की बात करते हैं। प्रिजम्पशन एक रूल ऑफ एविडेंस है। Presumption is a rule of evidence on the basis of which some unknown facts are considered proof। आपके सामने कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसके बारे में आप एक राय कायम कर लेते कि ये ऐसा हुआ है। मिसाल आपको प्रिजम्पशन की वैसे दे दे तो समझाने के लिए, आप रात सोए हुए हैं, रात सारी बिल्कुल आंख नहीं खुली, आप सुबह उठते हैं, आपने ना बादल गरजने की आवाज़ सुनी, ना बारिश के टपकने की आवाज़ सुनी, आप सुबह उठते हैं, हर तरफ देखते हैं पानी शानी है, आपके छत पे भी है, रोड के ऊपर है, फटाफट आपने प्रिज्यूम क्या कर लेना रात को बारिश हुई है। अब आपने एक अननोन फैक्ट को, आपने नहीं देखा बारिश हुई है कि नहीं, उठते ही एक फैक्ट को देखा कि पानी है हर तरफ, आपने प्रिज्यूम कर लिया कि बारिश हुई है या बारिश हुई है। फिर आप उसकी वेरिफिकेशन रिबटल उसकी आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं हुई है कि नहीं, आपने उस प्रिजम्पशन को एस्टैब्लिश करने के लिए। ये मैंने सिर्फ आपको मिसाल दे दी प्रिजम्पशन को जहन में बिठाने के लिए। बहुत सारी जगह पे ये आ जाता है कि प्रिजम्पशन याद करना या मुश्किल हो जाता है। आपने जहन में रखना प्रिजम्पशन इज अ रूल ऑफ एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच सम अननोन फैक्ट्स आर कंसीडर्ड प्रूफ। आप ये लेके चलते हैं प्रिजम्पशन कि ये बिल्कुल ऐसे हुआ है। ऐसे ही है जैसे ही सेक्शन 14 कहता है कि आपके पास फॉरेन जजमेंट आ गई, उसको प्रिजम्पशन अटैच हो गई, आप कहते हैं ये बिल्कुल करेक्ट है, ये कंक्लूसिव है। फॉरेन जजमेंट की सर्टिफिकेट काफी किसी पाकिस्तानी कोर्ट के पास आ जाए, सेक्शन 14 कहता है आप प्रिज्यूम करें करेक्ट है, ठीक है। अब प्रिजम्पशन रिबटेबल है। अब रिबटल किस बेस पे होगा, उन्हीं 6 विशिएटिंग फैक्टर। लेकिन यहाँ एक बात और जहन में रखना, सेक्शन पढ़ लेना, लॉ को सुन लेना, इसमें और कॉन्सेप्ट क्लियर होने में बड़ा फर्क है, ठीक है। ये प्रिजम्पशन सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट की बेस पे। जो सेक्शन 13 की क्लॉज 1 है कि क्या वो फॉरेन जजमेंट जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पास की है या नहीं, प्रिजम्पशन सिर्फ इसकी हद तक है। पाकिस्तानी कोर्ट के पास कोई फॉरेन जजमेंट आ गई, पाकिस्तानी कोर्ट सेक्शन 14 के तहत ये प्रिज्यूम कर लेगी कि ये कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पास की है। बाकी 5 विशिएटिंग फैक्टर जो है वो बाद की बात है, उसके ऊपर किसी तरह की कोई प्रिजम्पशन नहीं है। फ्रॉड है एस्टैब्लिश करें, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन एस्टैब्लिश करें, वहाँ कोई प्रिजम्पशन नहीं है। नेचुरल जस्टिस की वायलेशन हुई है, साबित करें, कोई प्रिजम्पशन नहीं है। लेकिन एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जिसकी बेस पे सेक्शन 14 कहता है कि अगर फॉरेन जजमेंट पाकिस्तान की किसी कोर्ट के पास आ जाए तो आपने प्रिज्यूम कर लेना है कि ये किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पास की है। साथ रिबटल की मैंने बता दी कि रिबटल हो सकता है किस बुनियाद पे, उन 6 विशिएटिंग फैक्टर पे, ठीक है। आप बताएंगे कि जनाब इसके अंदर ये नेचुरल जस्टिस की वायलेशन हुई है, वो प्रिजम्पशन जो है वो रिबट हो गई। नेचुरल जस्टिस की वायलेशन हुई है, सुना बेशक सही कोर्ट में है, कॉम्पिटेंट कोर्ट में है, लेकिन उसको क्या करेगी कोर्ट, कंक्लूसिव डिक्लेयर नहीं करेगी। ये सेक्शन 13 और 14 का कॉन्सेप्ट आप अपने सिर्फ माइंड में इस हद तक रखना है। याद करने वाली बातें 3 या 4 हैं, बोझ नहीं किसी सेक्शन को अपने ऊपर रखते। सीपीसी कोई मुश्किल बात नहीं है, लगता समंदर है, आप इसके ऊपर जितनी मर्जी डिबेट कर लें, हर सेक्शन को जितनी दफा पढ़ेंगे एक नई प्रोपोजिशन सामने आएगी। लेकिन कोई भी बड़ी चीज हर बंदा याद करता है, हर बंदे की राह चलते फिंगरटिप्स पे आ सकती है सीपीसी। लेकिन जब आप प्रेशर में आ जाते हैं, प्रेशर ले लेते हैं, ये सेक्शन पता नहीं क्या बला है, मेरा फार्मूला ये है कि आपको बिल्कुल ट्रू सेंस में ना भी आता हो, कम अज कम
कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये 13 और 14 कहता क्या है। याद करने वाली कौन सी बात है, सिंपल। 13 फॉरेन जजमेंट है, फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होती है। एक बात याद करनी है, कंक्लूसिव कब नहीं होती, 6 चीजें अगर उसके सामने आ जाए कंक्लूसिव नहीं है। ना रट्टा लगाएंगे, जरूरत ही तो नहीं है। अब एक सेकंड, एक बात और याद रखना, कभी भी जुडिशरी रट्टा लगा के पास नहीं होती, और ना आप उस तरह की थारो स्टडी से, जब तक आप इनोवेटिव नहीं होते। जब आप खुद से लिखना शुरू करते हैं किसी कॉन्सेप्ट को, आपके पास बेशुमार मटेरियल आ जाता खुद से। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप अपनी वर्डिंग में चीज को एक्सप्लेन करें। ठीक है, जितने मेरे दोस्त हैं, जब मेरे पास, हम इनोवेटिव हैं। आप इनोवेशन होके खुद से लिखें, किसी बुक को कॉपी ना करें। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप ऐसे करें, एग्जामिनर को खुद एड्रेस करें कि मेरे पास इस सेक्शन के ऊपर ये मटेरियल है। एक होगा क्या, दूसरों से आपका मटेरियल यूनिक होगा, आपकी अपनी असर्शन है, आपने अपने सेंस में उसको एक्सप्लेन किया। आपका देखिए, बहुत सारे लोग लॉ पास करके आते तो क्या करते हैं, अमूमन सारे खुरम अमर पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है, मेजॉरिटी जर्नल बात कर रहा हूँ, खुरम अमर पढ़ते हैं। कुछ लोग टेक्स्ट पढ़ते हैं, वो टेक्स्ट करके आते हैं, कुछ और सीरीज पढ़ते हैं। कुछ लोगों ने थारोली स्टडी की होती है, वो इनोवेटिव तरीके से लॉ पास करके आते हैं, वो दूसरों से डिफरेंस क्रिएट करते हैं। मैं मिसाल सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ, अगर किसी एक चीज से आपने लॉ पढ़ा 10, 12, 15 लोगों ने, तो उसमें फिर फर्क कहाँ पे आएगा, प्रेजेंटेशन पे आ जाता है, हैंड राइटिंग पे आ जाता है। वो बुक एक ही पढ़ी है, मटेरियल दोनों का सेम है, एग्जामिनर नंबर देते वक्त क्या करता है, किसकी अच्छी हैंड राइटिंग है उसको 3-4 एक्स्ट्रा दे दिए, इसका प्रेजेंटेशन अच्छी उसको एक्स्ट्रा। इसलिए दूसरों से डिफरेंस जब आप क्रिएट करते हैं, फिर आप दूसरों से आगे निकल जाते हैं। तो डिफरेंस तब क्रिएट होता है जब आप अपनी इनोवेशन डालते हैं। आप जब सेक्शन 13 को इसकी ट्रू सेंस में अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करेंगे, उससे अच्छा मटेरियल किसी का भी नहीं है। जी आप पूछिए। एक सेकंड हम बता अंडरस्टैंड करते हैं। आप समझते हैं कि जब दोनों पार्टी वहां पे पेश हुई, वहां पे इसने डिफेंस ये लिया था कि जनाब ये देखें फ्रॉड। अब फ्रॉड उस वक्त डिफेंस तो कॉज ऑफ एक्शन या क्लेम की हद तक लिया होगा। अब फ्रॉड ओवरऑल ले रहे हैं, जनाब फ्रॉडुलेंट एक्ट से ये डिग्री पास की गई है, उसमें आपका उसके कंटेंट आ जाए। हम अमूमन क्या करते हैं, फ्रॉड हम वहां चैलेंज करते हैं जहां आप समझते हैं कि आपको प्रॉपर जी मैं मिसाल देने लगा आपको, 12-2 का मिसाल देने लगा। आप समझते हैं, हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि कोई बंदा हाजिर अदालत नहीं आया, तो उसके खिलाफ एक तरफा केस हो गया, वो जाके फ्रॉड की प्ली 12-2 में ले लेता है। ठीक है, आपने ऐसी कोई एग्जांपल नहीं देखी कि उसने केस प्रॉपर कंटेस्ट भी किया हो और डिग्री पास होने के बाद वो 12-2 में चला जाए। ठीक है, आपका क्वेश्चन है ये कैसे कभी नहीं हो गया। अब मिसाल ये है, हम किसी को ये नहीं कह सकते कि मुमकिन है उसने फ्रॉड पे, वो जिस बंदे ने फ्रॉड अलेज करना है पाकिस्तान में आके, वो डेफिनेटली ग्राउंड बताएगा। ठीक है, वो ग्राउंड बताएगा, जनाब एक्टिव कंसीलमेंट हुई है, किस बात की हुई है, वो कोड देखेगी कि क्या एक्टिव कंसीलमेंट तो आपने अलेज तो कर लिया, अब ये जो प्रोसीडिंग चली है, ठीक है, अब उसके अंदर देखना है कोर्ट ने कि क्या ये डिफेंस था कि नहीं था। अगर तो डिफेंस उधर था, एस्टैब्लिश हो गया है, अगर वो अपना फ्रॉड एस्टैब्लिश करने में नाकाम है तो उसकी प्ली बिल्कुल खत्म हो जाएगी।
मिसाल आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ फर्ज कर ले दोनों पार्टी प्रॉपर केस वहां कंटेस्ट कर रही है, वहां बंदा इधर आ गया, ठीक है। अब वहां से उस जजमेंट डिग्री होल्डर ने वहां से वो जजमेंट पकड़ी, पाकिस्तान उसके पीछे ही आ गया, ठीक है। आगे उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दे दी कि जनाब ये फॉरेन जजमेंट फलां बंदे के अगेंस्ट पास हुई है, ये उसके ऊपर सेटिस्फाई कर दे, मुझे एग्जीक्यूट करवा दे, ठीक है। अब वो एग्जीक्यूशन के लिए आ गई, अब उसको चला जाएगा नोटिस। अब उसने फाइलिंग दो तरीके से करनी है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर तो रेसिप्रोकेटरी कंट्री ने वो जजमेंट दी है तो सीधा 44A में चला जाएगा वो डिग्री होल्डर। और अगर उसने सूट एक सेकंड, अगर उसने आगे सूट फाइल किया है उसको ग्राउंड बना के कि जनाब ये अलेज करता है, उसके ऊपर आगे वो कहता है जनाब इसको मेरा ये क्लेम इससे दिलवाएं, उसके ऊपर क्या होगा, वही डिफेंडेंट जो वहां पेश हुआ है वो आगे प्ली ले लेता है कि जनाब ये तो फ्रॉडुलेंट है, ठीक है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि अगर वो आगे प्ली ले लेता है, अब कोर्ट ने देखना है कि वहां पे ये पेश हुआ है, वहां पे उसने ये सेम प्ली ली हुई है, अब वही मैं डिसाइड करूंगी अपने तरीके से, तो फिर ये चीजें तो वही लेके आएगा, नई चीज तो नहीं है, फिर उसी की प्ली डिसमिस कर दी जाएगी ना, ये होगा ना। ये नहीं हो सकता कि उसने अगर प्ली ले ली है तो सिर्फ इस बुनियाद पे ली है कि वो उसकी एब्सेंट में हुई है। अब प्ली लेने वाले को सेंस यूज करनी चाहिए कि अगर उसने हर्डल क्रिएट करनी है तो वो कोई ऐसी प्ली ले जो उसने वहां पे उसको डैमेज ना करती हो, कोई ऐसी चीज ले ले। लेकिन रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए वो फ्रॉड की बजाय ये भी कह सकता है कि जनाब ये देखें जो फैसला हुआ है उस गवर्नमेंट ने या उस कोर्ट ने हमारे ऐसे कानून के खिलाफ दे दिया है जो इसके एडवर्स है, बिल्कुल वो ऐसी प्ली ले लेता। ये तो चूज ऑफ अटैक जो है ये तो उस डिफेंडेंट पे डिपेंड करता है कि वो अपने अटैक के ऊपर कितना प्रोलॉन्ग करके रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। ये जरूरी नहीं होता, हमारे जिन में कॉन्सेप्ट बन गया होता है जनाब हम पेश नहीं हुए 12 लोगों में सिर्फ हम फरार लैच करें, जरूरी नहीं होता ये। एक्स पार्टी अगर फर्ज के लिए है ही एक्स पार्टी सर्विस ऑफ समन का तरीका कर वो अलग बात है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी अपने जहन से निकाल दें कि सिर्फ फ्रॉड उसी सेंस में होता है कि जब आप वहां पेश नहीं हो, ठीक है। आपकी मौजूदगी में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आ जाता है, मिसाल दे देता हूँ, दोनों पार्टी पता नहीं मैं पोलिटिकल नहीं हूँ वैसे, मरियम नवाज ने वो डॉक्यूमेंट लेके आई वो, ठीक है, मिसाल देने जाओ वो केस कंटेस्टिंग था, उसने डॉक्यूमेंट गलत प्रिपेयर करवाया दे दिया, अगर उसकी वेरिफिकेशन ना की जाती, ठीक है, वो डिसाइड हो जाता जी बिल्कुल ठीक है, उस बंदे को बाद में पता चलता कि वो ये डॉक्यूमेंट उसने बनाए नहीं, हमने तो उसको वेरीफाई नहीं किया, फ्रॉड हो गया, वो चला जाएगा 12-2 में। वो जाके कह सकता है कि जनाब ये कोर्ट ने जो डिसीजन दायर किया है इस डॉक्यूमेंट की बेस पे, ये अब मुझे पता चला ये तो बिल्कुल फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट है, उस वक्त कोर्ट ने इसको वेरीफाई नहीं किया, तो 12-2 तो इस बुनियाद पे भी आ सकती है। हमने जहन में कॉन्सेप्ट कुछ बना लिया कि 12-2 सिर्फ और सिर्फ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग में आती है, नहीं ऐसा नहीं है। आपके होते हुए 7 केस चल रहा है, लोगों ने ऐसे क्रिएशन करके डॉक्यूमेंट बना लिए हैं, आपको वो समझ नहीं लगने देते हो, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करके डिग्री ले लेते हैं, जब आप बाद में जाते हैं डिग्री सामने आती है, पढ़ते हैं ये डॉक्यूमेंट उसकी वेरिफिकेशन खुद करते हैं, उस वक्त तो आपने की नहीं है, खुद करते हैं, आपको पता चलता है ये डॉक्यूमेंट इसने गलत तरीके से बनाया हुआ है, फिर आप 12-2 में जाके कोर्ट को बताते हैं भाई आपके साथ फ्रॉड करके गया ये डॉक्यूमेंट तो एग्जिस्ट नहीं करता था जो इसने पेश कर दिया। लिहाजा ये वाला माइंड अपने जहन से मतलब जो भी चीजें फिक्स हुई हैं ये निकाल दें कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग ही सिर्फ फ्रॉड की बेस पे होती है। आप कोर्ट दोनों पार्टी केस कंटेस्ट करने के बाद भी 12-2 में जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड हो। एक बार फिर समझ लें, रेसिप्रोकेटरी का मतलब ये है कि ये टर्म यूज हुई है इंटरनेशनल लॉ से, ठीक है। जैसे आपने एक्सट्राडिशन पढ़ी थी इंटरनेशनल लॉ में, आप मुल्ज़म एक्सचेंज करते हैं जहां ये ट्रीटी हो, ठीक है। अब कंट्री के साथ आप ये ट्रीटी करते हैं एक्सट्राडिशन की, तो आप ऐसी कंट्री के से वो मुल्ज़म नहीं ले सकते जहां ये ट्रीटी ना हो, ठीक हो गया। एक सेकेंड, यहाँ ये ट्रीटी नहीं है, अगर आपने किसी स्टेट के साथ ये मुआहदा कर लिया है कि आपसे जो भी जजमेंट पास हो कि मेरी कंट्री में आएगी मैं उसकी एग्जीक्यूशन करूं, आपने ये अंडरटेकिंग कर ली, इसको कहते हैं रेसिप्रोकेटरी ट्रीटी, ठीक है। अब इस ट्रीटी या नाम सुना है ना आपने पहली दफा, रेसिप्रोकेटरी ट्रीटी है एग्जीक्यूशन की हद तक, जो कोई जजमेंट है उसको आपने अपने कंट्री के अंदर एग्जीक्यूट करवाना है,
वो हो गई आपकी रेसिप्रोकेटरी ट्रीटी, जिस तरह मुल्ज़म की हद तक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। ये अगर आपकी ट्रीटी किसी कंट्री के साथ होगी, आप अपने हर साल ऑफिशियल गजट में उसको पब्लिश करेंगे कि ये हमारी रेसिप्रोकेटरी स्टेट्स हैं। अगर उनकी तरफ से कोई फॉरेन जजमेंट एग्जीक्यूट होने के लिए आ गई पाकिस्तान में, फिर आप उसकी प्रोसीडिंग 13 और 14 में सूट की नहीं करेंगे, आप उसको 44 में डायरेक्ट एग्जीक्यूशन की कैटेगरी में डालेंगे। एग्जीक्यूशन में ऑब्जेक्शन आ सकते हैं सेक्शन 13, लेकिन अगर रेसिप्रोकेटरी कंट्री से ही नहीं आई और आप उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो फिर आपको सूट फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, 13 और 14 में से किसी को क्वेश्चन है तो वो मुझे पूछिए। अच्छा, इसके आगे आपका सेक्शन 15। जी सर, ये सेक्शन 44 के अंदर जो फोरम बताया गया है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीन्स के जहाँ पे वो रेलिवेंट पार्टीज जिसके खिलाफ आपने एग्जीक्यूशन करनी है वो रहती है। ये फार्मूला जुरिस्डिक्शन का वही होता है, ठीक, जो वो 3 फार्मूले पर्सनल जुरिस्डिक्शन के हैं। पर्सनल जुरिस्डिक्शन डिफेंडेंट से रेलिवेंट है, जहाँ वो रहता है, चाहे परमानेंट, एक सेकंड सर, परमानेंट रहता है या वो टेम्पररी रहता है या वो वर्क फॉर गेन करता है या कैरी बिजनेस करता है। आप एक जजमेंट लेके आए हैं, आपको पता है जनाब डिफेंडेंट रहता है लाहौर में, आप सियालकोट के हैं, आप फॉरेन जजमेंट यूके से ले आए हैं, आप सियालकोट के हैं और आप चले गए हैं, आपको पता है कि डिफेंडेंट जो है वो वहाँ रहता है लाहौर में। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, ये एक बात याद रखिएगा, चूज अ फोरम हमेशा या प्लेंटिफ के पास होता है या डिग्री होल्डर के पास होता है। लेकिन पाकिस्तान में चक्कर क्या है, जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है एग्जीक्यूशन वहां फाइल होगी, ट्रांसफर लेटर स्टेज हो सकती है। यहाँ सिचुएशन क्या है, जहां पे डिफेंडेंट रहता है वहां की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसको एग्जीक्यूट करेगी। इसकी जो फोरम है, एक सेकंड सर, फर्ज करें आप कहते हैं कि जनाब मैं जहां सियालकोट में रहता हूं, मैं यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब को ला के दे देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट जज साहब देखते हैं कि किस जजमेंट डेटर के अगेंस्ट ये डिग्री है, आप उसका नाम शाम तो लिखेंगे, यदि जजमेंट डेटर फलाने का रहता है, फिर वो कोर्ट पर्सनल जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करेगी, सेक्शन 39 में ट्रांसफर कर देगी वो उसको एग्जीक्यूट होने के लिए लाहौर में जहां डिफेंडेंट रहता है। ठीक है, लाहौर के डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफर कर दी जाएगी। 39 में डिग्री की एग्जीक्यूशन जो है उसकी ट्रांसफर का लिखा हुआ है। अब आप सवाल पूछे क्योंकि मैंने आपको सिर्फ क्लैरिफाई करना था। नहीं, वो देखिए सेक्शन 14 कहता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने फॉरेन जजमेंट सर्टिफाइड कॉपी आ गई, प्रिजम्पशन उसकी हद तक एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पास की, आप उसकी वेरिफिकेशन में नहीं पड़ेंगे, ये चेक करा लें, ये वो अनदर इशू है। ठीक है, कोर्ट से वेरीफाई नहीं करती, क्योंकि हम और आपके सामने इस तरह का प्रोसीजर कभी गुजरा नहीं है। ठीक है, तो हम बावसूद तरीके से ये नहीं कह सकते कि कोर्ट सबसे पहले उसको फॉरेन ऑफिस भेजेगी। अगर फॉरेन ऑफिस भेजेगी तो वो कोर्ट अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए भेजेगी, या उसका प्रोसीजर इस पूरे सेक्शन 13-14 में कोर्ट को कहीं ये डायरेक्शन नहीं है। वो हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के अंदर देखा जा सकता है कि अगर हाईकोर्ट ने किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये डायरेक्शन दी है या ये कमांड दी है कि भाई अगर आपके पास ये सर्टिफाइड कॉपी फॉरेन जजमेंट की आ जाए तो आप नोटिस करने से पहले उसको एक दफ़ा फॉरेन ऑफिस से वेरीफाई करवा लेना कि क्या वाकई सच्ची है। फिर तो सेक्शन 14 वाला इन कॉमन सेंस राइट या पावर देनी होगी आपको एडमिनिस्ट्रेटर को, और जुडिशरी कभी भी अपनी पावर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को नहीं देती। आप लेटर लिख लें सीधा, आप उस फॉरेन कोर्ट को कोर्ट, ये इंडिपेंडेंस आया ना, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, आप हर किसी को भी कर सकते हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह सकता कि नहीं भेज सकते, अगर उसको हाईकोर्ट ने ये डायरेक्शंस रूल एंड ऑर्डर के तहत दी हुई हैं कि आप इस तरह वेरीफाई करवा कर लेते हैं। लेकिन मैंने आपको वैसे कह दिया कि जुडिशरी जो ऑलरेडी सेक्शन 14 में उसकी अथॉरिटी है वो प्रिज्यूम कर लेगी। अगर वेरिफिकेशन के नाम लेटर लिखें, आप वहाँ से वेरीफाई करवा लें, होता है, ये तरीकाकार मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मौजूद है। ये सेटिस्फेक्शन
सैटिस्फैक्शन कोर्ट की है, मैंने स्टार्ट पे कहा किसी जगह पे डिबेट तो हो सकती है, जैसे आपकी मेरी हो रही है, दोनों तरीके हो सकते हैं, वो उसके ऊपर क्या कर सकता है, भेज सकती है फॉरेन ऑफिस तसल्ली के लिए। कोर्ट की सेटिस्फेक्शन जरूरी होती है, ठीक है। हम जैसे अमूमन क्रिमिनल साइड पे मुचलका देते हैं, तो कोर्ट की सेटिस्फेक्शन जरूरी नहीं 50,000 का मुचलका करे, कहते ना ठीक है जी 5 रुपये दें चले जाए। मोड सेटिस्फेक्शन का, आपको अगर सेटिस्फेक्शन है फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवा लें, अगर आपको सेटिस्फेक्शन है फॉरेन ऑफिस से नहीं करवानी, सर्टिफाइड कापी है, सेक्शन 14 आपको इख्तियार दे रहा है, आप मान लें, प्रिज्यूम कर लें, बिल्कुल ठीक है। पार्टी के ऊपर ऑब्जेक्शन करनी है नहीं करनी, इसके अलावा तो वैसे भी नहीं इसका 13-14 15, क्योंकि मैं सेक्टर साहब को कह रहा था टाइम पीरियड जो भी है नवंबर तक तो स्टार्ट है, स्पीड मारे थोड़ी सी स्ट्रिक्टली, ताकि तो 8-10 सेक्शन तो कम अज कम हो किसी के। एक सेक्शन के ऊपर अगर 15-15 दिन या 20-20 दिन लगेंगे तो मुश्किल हो जाता है। सेक्शन 15 सिंपल सा है कि हर केस लोएस्ट ग्रेड पे इंस्टीट्यूट करना है, कोई वहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है। सेक्शन 15 में सिर्फ आप इतना अंडरस्टैंड करें, कोई क्वेश्चन भी नहीं आता। ग्रेड्स ऑफ कोर्ट आपको पता है ऑलरेडी, आपको शायद पहले में बता दिया गया है, आपने वो जो सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 का है उसके अंदर ग्रेड्स ऑफ कोर्ट पड़ा है। लोएस्ट फोरम पे आप सबसे पहले सूट फाइल करते हैं, ठीक है। हालांकि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सिविल केसेस की हाई कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट किसी भी सिविल केस को खुद टेकअप करना चाहे कर सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट की बात बता रहा हूँ। लेकिन हाई कोर्ट ने ये आगे नीचे एक सिस्टम बना दिया, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बना दी, आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सहूलत के लिए आगे क्लास 1 बना दी, 2 बना दी, सीनियर बना दी। क्या किया गया, जिसको हम जनरली कहते हैं ना जस्टिस एट डोर स्टेप, ये उसके लिए काम किया गया। सेक्शन 15 उसी के लिए है कि आप लोएस्ट ग्रेड आपके अपने एरिया में दिया गया है, आप अगर सिविल नेचर का सूट फाइल करना चाहते हैं तो आप अपनी लोएस्ट कंपिटेंट कोर्ट जो है वहां पे जाकर सूट फाइल कर लें, आपको डायरेक्ट हाई कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 15 क्लियर हुआ आपका। 16, 17 और 18 ये 3 सेक्शन जो है ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के ऊपर है। सब्जेक्ट मैटर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी बेसिकली, ठीक है जी। थके तो नहीं अभी क्या सेक्शन 16 निकालेंगे आप तो वहां पे लिखा हुआ है कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो कौन सी होती है, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती हो, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन उसको कहते हैं। सेक्शन 16 ने ये क्लियर कर दिया कि जहां जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आप जब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट फाइल करोगे तो आपको उस कोर्ट के पास जाना पड़ेगा जहां वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। वर्डिंग पढ़ लें एक हम सेक्शन 16 की, आगे क्लियर थोड़ा सा हो गया आपको। एक और बात मुझे ज़हन में आई, हम अक्सर ये भी माइंड में बिठा के चलते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये बड़े को लिबरल किस्म के राइट्स होते हैं। इनको मतलब कि मेरा राइट ऑफ एसोसिएशन है, मैं जहाँ मर्जी एसोसिएशन करूँ, मेरा राइट टू स्पीक है, जहाँ मर्जी बोलता रहूँ, ठीक है। लेकिन वहाँ भी रिस्ट्रिक्शन है, आप हर जगह अपने बुनियादी हकूक इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इसी तरह टेरिटरी के लिहाज से सेक्शन स्टार्ट होते ही 2 रिस्ट्रिक्शन लगा दी। एक उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अदर जो जुरिस्डिक्शन है, चाहे पेक्यूनरी है या बाकी दूसरी जो अदर है सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड, आपने वो अपने माइंड में रखनी होती है कि अगर ऐसा केस जिसकी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो है वो बहुत लो है, ठीक, तो आप उसको नज़रअंदाज करते हुए ऐसी जगह सूट फाइल कर दें जहां उसको अथॉरिटी नहीं बनने की। अगर टेरिटरी भी है, अगर टेरिटरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसकी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो है वो 2-2.5 लाख 3 लाख है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ही इतनी है, तो वो तो मैं डेफिनेटली सिविल क्लास 3 के पास चलेगा। ऐसे तो नहीं होगा कि इमूवेबल है तो आप कहें कि फर्स्ट क्लास ही सुनो क्योंकि प्रॉपर्टी से हाईकोर्ट में है। वहां भी पेक्यूनरी लिमिट वहां भी मद्देनजर रखी जाती है, ठीक। ये देखना सेक्शन 16 सब्जेक्ट मैटर, आप ड्रॉन को कमिट होता है उसके रिलेटेड, सॉरी ये है 16 में दूसरी
सब्जेक्ट टू पेक्यूलियर अदर लिमिटेशंस, अदर में एक पेक्यूलियर आ गई, अदर और लिमिटेशन है, फर्ज कर लें सब्जेक्ट मैटर या डिफेंडेंट की हद तक है तो रॉन्ग है ऐसा। ये जैसे इसी के अंदर एक मूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र आ गया, उसके अंदर ये कहा गया कि अगर प्रॉपर्टी मूवेबल है तो फिर वो कैरी है, अगर अटैच की है परमानेंट किसी जगह पे, मूवेबल को डी अटैच करें, थोड़ी अर्से बाद कहीं और ले लें, है इस तरह की नहीं। प्रॉपर्टी फर्ज करें ये टेबल है, ये जब तक इसके साथ परमानेंटली अटैच है, परमानेंटली फिक्स करें, दो इसको लगा दें, स्क्रू लगा दें। अब ये जब फासन विद अर्थ आ गया तो इसकी डेफिनेशन चेंज हो, अब इसको हलाएं चलाएं नहीं चलेगा, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ गया। अगर ये वैसे पड़ा है, ठीक है, यहाँ से उठा के वैसे पड़ा तो मूवेबल की कैटेगरी, यहाँ से उठा के किसी और जगह ले दें, डस्ते ले दें, ठीक है, वहाँ जाके इसको जोड़ दें, तो ये वहाँ जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक तो ये रहेगा मूवेबल, जब जुड़ गया फिर इसकी जुरिसडिक्शन चेंज होगा, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन भी सामने आती रहती है। लोगों ने सूट फाइल करने की स्टेज की हद तक उसको इमूवेबल बनाया होता है, साथ ही उखाड़ते हैं किसी और जगह, आप जुरिसडिक्शन बनती है, आगे ऑब्जेक्शन। ये टैक्टिक्स हैं मूवेबल से रिलेटेड। तो कई लोग कहते हैं कि देखिए मशीनें हैं, मशीनें शिफ्ट हो जाती हैं, आधा केस चलता है, मशीनें शिफ्ट हो गई हैं, जब तक परमानेंटली अटैच थी सूट फाइल कर दिया। ये सिर्फ टैक्टिक्स है, ये आपको ऑलरेडी पता, प्रैक्टिस में चलती हैं आपको। अच्छा जी, सेक्शन 16 पहला सूट है, आपने अगर सूट फाइल करना, सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट। आपने प्रॉपर्टी रिकवर करनी है इमूवेबल, आपका फटाफट ज़हन जाएगा सेक्शन 8 और 9 की तरफ, स्पेसिफिक इफेक्ट। रुकिए, देखिए जब एक सेक्शन पढ़ा जाता है तो आप इतने तो थोड़े तेज हो जाए। रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप बैठे बैठे आपके ज़हन में आ जाना चाहिए सेक्शन 8 और 9 स्पेसिफिक इफेक्ट। इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी वहाँ होती है। तो ये सिर्फ आपको थोड़ा दिखाने के लिए कि मतलब इस तरह की कलेक्शन ऑफ नॉलेज फटाफट ज़हन में ले आया है। अब रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करनी है, होगी सेक्शन 8 और 9 के तहत जो नेचर है उसकी, ठीक। जहां प्रॉपर्टी सिचुएट करती होगी उसी कोर्ट के अंदर आपने सूट फाइल करनी। जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है आपने रिकवर करनी है। फर्ज कर लें, मिसाल दे देता हूँ, एक प्रॉपर्टी आपके कजन के पास लाहौर में है, आप सियालकोट में रहते हैं, इसी तरीके से वो पता चला कि वो टाइटलशिप आपकी है लेकिन वो उसके ऊपर काबज बैठ है, आप आज तक कब्जे में कभी आए ही नहीं। अब आपको पता चला कि मेरी तो वो विरासत की प्रॉपर्टी मुझे पता ही नहीं था, अब पता चल गया आपको तो वो मेरी इनहेरिटेंस है, वो है लाहौर में। आप बेशक सियालकोट में रहते हैं, क्योंकि आपने आपने रिकवरी इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट फाइल करना है, आपको लाहौर जाकर सूट फाइल करना पड़ेगा। क्यों? प्रॉपर्टी लाहौर की जुरिसडिक्शन में सिचुएट करती है। वो आपका कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक का क्लियर होगा, थोड़ा सा बता दूँ ताकि क्लियर हो जाता है, चीज़ आ जाती है। जहाँ जितना नॉलेज कलेक्ट हो जाए उतना ही बेहतर है। आप आज तक कभी किसी प्रॉपर्टी के कब्जे में नहीं आए तो दावा होगा सेक्शन 8 के तहत। आप आज तक कभी पोजेशन में आए ही नहीं किसी प्रॉपर्टी के, आपको पता चला ये मेरी विरासत थी, आपको पता चला जनाब ये हमारी प्रॉपर्टी थी, लेकिन आपका कब्जा आज तक कभी नहीं रहा, उसकी रिकवरी करनी है तो सेक्शन 8 स्पेसिफिक रिलीफ है। और अगर आप किसी प्रॉपर्टी के कब्जे में थे, आपको फोर्सफुली डिस्पोजेस किया गया है, तो फिर सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ, उसके तहत आप वो डिस्पोजेस प्रॉपर्टी रिकवर करोगे। दोनों सिचुएशन में जहां प्रॉपर्टी सिचुएट करती होगी, सूट आपने उस वाली कोर्ट में फाइल करना, ठीक है। अब प्रॉपर्टी की रिकवरी के साथ आप एक सूट साथ ऐड करते हैं, रिकवरी ऑफ मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट का सुना हुआ है ना, फमीदा साहब कि जनाब बंदा फलां इस कब्जे में, इस प्रॉपर्टी के कब्जे में 10 साल से है, उसने इस प्रॉपर्टी से बेनिफिट्स ड्राइव किए हैं, वो भी मुझे साथ चाहिए। कहते हैं अगर आपने मीन प्रॉफिट का भी साथ सूट फाइल करना है तो मीन प्रॉफिट का सूट भी वहां पे फाइल होगा जहां प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। ये ध्यान में रखिए, समटाइम हम खाली प्रॉपर्टी लाहौर हो, मीन प्रॉफिट का केस यहाँ लेके चले जाएं सियालकोट की कोर्ट में, तो कोर्ट कहेगी किस सब्जेक्ट मैटर है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि जनाब फलां बंदा 10 साल मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी में कब्जे में रहा है, उससे मुझे मीन प्रॉफिट भी लेके दो। ये 10 साल का नहीं मिलता, उसके ऊपर रूल्स हैं।
आपको मैक्सिमम 3 से 5 साल के दरमियान देते हैं, असेस किया जाता है। ये वैसे जर्नल से बात कर रहे हैं। जब आप मीन प्रॉफिट क्लेम करते हैं, कुछ लोग 15 साल का क्लेम कर लेते हैं, कुछ लोग 10 साल का क्लेम कर लेते हैं, 5 साल का, लेकिन रूल्स ये हैं कि आपको 3 से 5 साल के दरमियान का असेस करके दिया जाता है अगर आप केस एस्टेब्लिश कर दो। ये वैसे ही है जैसे आप फैमिली केस में क्या करते हो, आप बेशक 10 साल 5 साल पुराना खर्चा मांग लो, जनाब तब से मैं है, लेकिन अमूमन कॉमन सेंस क्या कहती है या लोग कोर्स करती क्या है, वो इग्नोर कर देती हैं, वो डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन से आपको वो स्टार्ट करती है। बड़ा एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, कोई डिबेट करना ना शुरू हो जाए, देखें जी फलां के इसमें वो पास्ट मेंटेनेंस भी पड़े थे, तो वेयर देयर इज एक्सेप्शन, तो एक अद्धा केस ऐसा हो भी गया होगा जिसमें पास्ट मेंटेनेंस भी 101-2 साल के मिल गए होंगे। ठीक है, तो लॉ के ऊपर रिजिडिटी कहीं भी नहीं है, जहाँ पे लॉ होगा वहाँ एक आध एक्सेप्शन जरूर होगी। आपको कोई खड़ा होकर यही कह सकता है जनाब फलां में हमें कितने 10 साल के मेंटेनेंस मिले थे, एक्सेप्शनल केस हो सकता है, उसके ऊपर हम लड़ेंगे भी नहीं, हम बहस करेंगे। आगे चले जाए आप, पार्टीशन है आपकी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, वहाँ ही सूट फाइल होगा जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। ठीक है, पार्टीज जहाँ मर्जी रहें। तीसरी चीज़ है मॉर्गेज। मॉर्गेज के अंदर 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। सेक्शन 58 है टीपीए का मॉर्गेज से रिलेटेड, 6 काइंड होती है मॉर्गेज की, लेकिन इसको आगे 3 जो तरीकेकार हैं जब आप इनको वापस लेते हैं आपने मॉर्गेजर को पैसे नहीं दिए तो वो आपकी प्रॉपर्टी क्या करेगा, सॉरी मॉर्गेजर और मॉर्गेजी, मॉर्गेजर उसको कहते हैं जो प्रॉपर्टी दे के पैसे लेता है, मॉर्गेजी वो होता है, हम श्योर ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। अब फर्ज कर लें बैंक जो है वो मॉर्गेजी है, मॉर्गेजर उसके पास गया, उसने कहा कि मेरी प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर मुझे 5 लाख रुपया लोन दे दें, ठीक हो गया। अब उसने लोन दे दिया, अब किसी स्टेज पे वो वापस करना है। अब उस जो वापस करने की स्टेज है उसमें 2 काम होते हैं। अगर मॉर्गेजर पैसे उसी तरह जाके वापस कर दे तो वो कहेगा बैंक को मुझे रिडीम कर दो, मेरी प्रॉपर्टी छोड़ दो, क्योंकि मैंने आपकी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दिया, फुलफिल कर दी है। और अगर बैंक को आप पैसे भी जाके दे रहे हैं और बैंक आपकी प्रॉपर्टी फिर भी नहीं छोड़ रहा, ठीक है, तो फिर तो आप रिडेम्पशन का सूट फाइल करेंगे। और अगर बैंक आपसे कह रहा है पैसे दें, आप पैसे दे ही रहे, फिर बैंक आपकी प्रॉपर्टी को फोरक्लोजर करेगा। दोनों प्रोसीडिंग डायरेक्ट नहीं होती कि आप डायरेक्ट जाएं जाके फोरक्लोजर कर दें, डायरेक्ट जाएं रिडेम्पशन करवा लें, दोनों काम फाइलिंग ऑफ सूट से होंगे। ठीक है, फोरक्लोजर होगी, अटैचमेंट होगी तो सेल होगी। ठीक है, सेल का एक प्रॉपर प्रोसीजर है। ये वाली क्लास कहती है अगर किसी प्रॉपर्टी की मॉर्गेज करवानी हो, सेल करवानी हो या रिडम्पशन करवानी हो तो वहां पे आप सूट फाइल करेंगे जहां प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, और दूसरी इस क्लास के अंदर लिखा है जहां पे कॉज ऑफ एक्शन पैदा होगा वहां पे भी आप जाके सूट फाइल कर सकते हैं। मिसाल ऐसे दे देता हूँ, सियालकोट का कोई बैंक है, उसके साथ आपकी मॉर्गेज है, प्रॉपर्टी आपकी रावलपिंडी है, आप बैंक के पास जाते हैं, आप बैंक कहते हैं 10 लाख रुपया लोन दे दो, बैंक कहता है प्रॉपर्टी को प्रूफ दे, बैंक आप कहते हैं प्रॉपर्टी रावलपिंडी है, वो कहता है डेट लाइन टाइटल डीड जमा करवाएं, आप जमा करवा देते हो, कहता है 10 लाख लीजिए, साल बाद आए प्रॉपर्टी पैसे वापस करेंगे, प्रॉपर्टी की टाइटल डीड वापस ले। अब प्रॉपर्टी कहाँ पे है, रावलपिंडी में, निगोसिएशन कहाँ हो रही है, सियालकोट। साल बाद आप बैंक के पास पैसे लेके जाते हैं, बैंक को कहते हैं भाई प्रॉपर्टी रिडीम कर दो, बैंक कहता है कोई नहीं करनी। कॉज ऑफ एक्शन सियालकोट बैठे पता हो गया आप, कॉज ऑफ एक्शन कहाँ, कॉज ऑफ एक्शन की डेफिनेशन का पता है, कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं जब आपका कोई क्लेम निगेट कर दिया जाए, रिफ्यूज कर दिया जाए, एक बंदा इनकार कर दे आपके क्लेम के ऊपर, कॉज ऑफ एक्शन पैदा होगी। जब तक इनकार नहीं होता तब तक कॉज ऑफ एक्शन पैदा भी होती है। अब कॉज ऑफ एक्शन कहाँ पैदा हुई है, सियालकोट में बैठ के बैंक ने आपको कहा कि मैं प्रॉपर्टी आपकी नहीं छोड़ूंगा, नहीं रिडीम करना, कॉज ऑफ एक्शन सियालकोट पैदा हो रहा है, प्रॉपर्टी सिचुएट कहाँ कर रही है, रावलपिंडी। 2 ऑप्शन है, आप जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वहाँ जाके भी फोरक्लोजर रिडेम्पशन का सूट फाइल कर लें, या जहाँ कॉज ऑफ एक्शन पैदा हुआ है आप यहाँ सूट फाइल कर लें। अगर आपको ये तो कहेगा कि जनाब प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, फटाफट ये क्लास निकाल के जैसा को दिखा दें कि जनाब इस क्लास के अंदर 2 ऑप्शन हैं,
या तो आप प्रॉपर्टी जहां सिचुएट करती है इमूवेबल वहां पे सूट फाइल कर सकते हैं। अगर कॉज ऑफ एक्शन जहां पैदा हुआ है आप वहां पे भी सूट फाइल कर सकते हैं। वर्ड में पढ़ देता हूँ, फॉर फोरक्लोजर सेल एंड रिडम्पशन इन द केस ऑफ अ मॉर्गेज और ऑफ चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों जगह पे, ठीक है। फोरक्लोजर सेल और सॉरी चार्ज, वो नेक्स्ट बात फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट टू और इंटरेस्ट और इमूवेबल प्रॉपर्टी, डेक्लरेशन का सूट आप फाइल करते हैं, प्रॉपर्टी की डेक्लरेशन। आप किसी प्रॉपर्टी की डेक्लरेशन लेना चाहते हैं स्टैब्लिश करवाने के लिए कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट करेगी वहां पे आपने सूट फाइल करना है। अगली क्लास है आपकी कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। जहां वर्ड रॉन्ग आ जाता है फटाफट माइंड टॉर्ट पे चला जाना चाहिए, ठीक है। टॉर्ट जहां भी कमिट होगा, शर्त ये है वो टॉर्ट जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कमिट हुआ होना चाहिए। आपकी प्रॉपर्टी लाहौर में है, वहां कोई ट्रस्ट पास किया है किसी बंदे ने, आप सियालकोट उसके खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकते। आपको कहाँ सूट फाइल करना है? जहां पे रॉन्ग कमिट हुआ है उस मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, ये ज़हन में रखें। वरना बाकी जितना टॉर्ट है, बैटरी कमिट हुआ है, असॉल्ट कमिट हुआ है, या उसके अलावा और डेफामेशन कमिट हुई है, आपके पास ओपन चॉइस है, आप जहां खुद रह रहे हैं वहां, जहां कॉज ऑफ एक्शन पैदा हो रहा है वहां सूट फाइल करें, जहां डिफेंडेंट रह रहा है वहां सूट फाइल करें, वर्क फॉर गेन करता है वहां सूट फाइल करें, या जहां पे वो कैरी बिजनेस करता है वहां सूट फाइल करें। लेकिन जहां पे रॉन्ग कमिट होगा अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उसका सिर्फ एक ही मैंने आपको बताया, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट रॉन्ग तब कमिट होता है जब आप ट्रेस पास करें, ठीक है। ट्रेस पास एक ऐसा रॉन्ग है जिसका सूट आपको वहीं पे फाइल करना होगा कंपनसेशन का जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती होगी। और लास्ट पे है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी मूवेबल है लेकिन वो किसी कोर्ट ने अटैच कर दी है, डिस्ट्रेन कर दिया, तो फिर अब वो है मूवेबल लेकिन वो एक प्रॉपर कोर्ट ने उसको अटैच किया हुआ है। अब जिस कोर्ट ने वो अटैचमेंट की है उसी कोर्ट के अंदर जाके रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ इन्फोर्स करवा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो पिंडी पट्टियां में अटैच है और आप उसके क्लेम जो है वो सियालकोट में करते थे, ठीक है वो मूवेबल, इमूवेबल नहीं है, लेकिन उसको मूवेबल बना, इमूवेबल बना कैसे दिया गया है? जैसे ही कोर्ट ने उसको अटैच किया है, अब ऐसे ही समझी जाए कॉमन सेंस की बेस पे जैसे वो फास्टन विद अर्थ है। अब उसको प्रॉपर्टी को वहां से कोई हिला नहीं सकता, वो कोर्ट कहती है इसको अटैच करेंगे इसके अंदर लेके जानी नहीं है, तो वो किसकी डेफिनेशन में आ जाती है? इमूवेबल में। इसलिए आपको उसी कोर्ट के पास जाना पड़ता है जहां वो अटैच करके रखी गई है या डिस्ट्रेन करके रखी गई है। यह है सेक्शन 16 आपका, इसके अंदर 6-7 चीजें बताई हैं इमूवेबल से रिलेटेड।